नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का एक बयान सामने आया। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा, उसके बाद बिहार की पूरी राजनीति बदल गई। बिहार में जो कुछ भी चल रहा था एनडीए के अंदर खाने, उसमें बड़ा बदलाव आ गया। सब कुछ उथल पुथल हो गया। बिहार बीजेपी के कई नेता हमलावर थे सीएम नीतीश कुमार पर, और उन नेताओं की फहरिस्त बड़ी लंबी थी। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, इस नीतीश विरोध अभियान को लीड कर रहे थे। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद सब ठंडे पड़ गए, सब नरम पड़ गए। तो क्या ये जो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफ जहां कयास लगाए जा रहे थे चंद दिन पहले कि एनडीए टूट जाएगा, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार दोस्ती तोड़ लेंगे जेडीयू से, बीजेपी से, तो क्या ये दोस्ती अब बनी रहेगी? तमाम तरह के सवाल हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हैं, और क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया है? महागठबंधन की स्थिति क्या है? नीतीश कुमार जब इस स्थिति में हैं कि वे आरजेडी के साथ भी सरकार बना सकते हैं, तो क्यों वे आरजेडी के साथ नहीं जा सकते? जेडीयू और बीजेपी को एक दूसरे का साथ क्यों चाहिए? ये तमाम सवाल हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद जो बिहार का राजनीतिक समीकरण बदला है, बिहार की राजनीति बदली है, उस बदली हुई राजनीति से उपजने वाले तमाम सवालों को समझने के लिए हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीकांत प्रत्युष से, और समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बदला बिहार में और क्या क्या बदलने वाला है। देखिए, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है सर कि जिस तरीके से अमित शाह ने एक बयान दिया, उसके बाद बिहार की पूरी राजनीति बदल गई। बिल्कुल, देखिए, आपका सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के बीच घमासान चल रहा था, उससे ये लग रहा था कि दोनों पार्टियां अलग हो जाएंगी, गठबंधन टूट जाएगा। नीतीश कुमार अलग लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ चले जाएंगे या कोई नया गठबंधन बनाएंगे, और बीजेपी छोटे छोटे दलों को लेकर साथ में चुनाव लड़ेगी। यही सवाल उठ रहा था। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2020 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी, इसका मतलब दोनों अलग नहीं होंगे, ये संकेत उन्होंने दिया है। और उपचुनाव के ठीक 2 दिन पहले उन्होंने संदेश दिया ताकि उपचुनाव पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े, क्योंकि जो लड़ाई चल रही थी उससे बीजेपी के और जेडीयू कार्यकर्ताओं में ये संदेश जा रहा था कि दोनों का रिश्ता अब ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, और कोई काम नहीं कर रहा था दिल लगा के। तो जेडीयू के 4 उम्मीदवार थे 4 सीटों पर, 5 सीट पर चुनाव हो रहा है, 4 सीटों पर तो जेडीयू लड़ रहा है चुनाव, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था, और नुकसान होता तो एनडीए के लिए अच्छा नहीं होता। तो 2 दिन पहले अमित शाह ने बयान दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे बिहार में, और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो सारा समीकरण बदल गया है, अब एनडीए इंटैक्ट दिख रहा है। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, आपने कहा कि उपचुनाव में समीकरण ठीक रहे, जीत की संभावना मजबूत हो। समझना यह है कि जेडीयू के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उपचुनाव में मैदान में हैं, और अगर ये थोड़ा सा अगर मगर वाला क्वेश्चन है, अगर जेडीयू के उम्मीदवार हार जाते तो ये ठिकरा बीजेपी के सर पर फूटता, नीतीश कुमार का गुस्सा बढ़ता, और दोस्ती और टूट की ओर बढ़ती कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने अप्रत्याशित सफलता दर्ज की, उपचुनाव में क्यों हार गए? जाहिर तौर पर बीजेपी ने हारा। सवाल ये है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के परफॉर्मेंस को देखेंगे, पिछले 15 साल के परफॉर्मेंस को, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। 2005 में बीजेपी जेडीयू ने चुनाव लड़ा, सरकार बन गई। फिर 2010 में भी ये गठबंधन कायम रहा, उससे भी अप्रत्याशित सफलता मिली, सरकार फिर बनी। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए, अकेले चुनाव लड़े, आरजेडी के साथ में नहीं गए, अकेले चुनाव लड़े, आरजेडी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार 2 सीटों पर सिमट गए। बीजेपी को अच्छी सफलता मिल गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लहर थी उस समय, और बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा थे, रामविलास पासवान थे, और उनको सफलता भी मिली। तो नीतीश कुमार ने देखा कि जब लोकसभा चुनाव में उनको सफलता वो नहीं मिली जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, तो 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले आपने देखा कि जेडीयू ने आरजेडी का हाथ थाम लिया, महागठबंधन में नीतीश कुमार चले गए, और महागठबंधन को अप्रत्याशित सफलता मिल गई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, यानी सरकार बन गई। लेकिन नीतीश कुमार सहज नहीं रह पाए तेजस्वी यादव के साथ, या जो कहिए लालू परिवार के साथ, और उन्होंने बहुत जल्द ही उनका साथ छोड़ दिया, फिर बीजेपी के साथ आ गए। 2019 का ना, या 19 का, हाँ 18 का चुनाव लोकसभा लड़े साथ में, और आपने देखा कि अप्रत्याशित सफलता मिली, 40 में 39 सीटें मिल गई। तो बीजेपी जेडीयू जब जब साथ रहे
जेडीयू को ज़्यादा फायदा हुआ, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा तगड़ा है, दोनों साथ रहेंगे तो इनको हरा पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। देखिए, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। पहले की राजनीति क्या थी? लालू यादव जब तक थे उनको कोई हिला नहीं पाया, और लालू यादव के टक्कर का कोई नेता है भी नहीं, मुझे लगता है। उतना हसोड़, उतना जनता को अपनी भाषा, जनता से जो कम्युनिकेशन था उनका स्किल, वो बेजोड़ है। जनता से तुरंत कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात बांधे रखने में माहिर हैं। तो लालू यादव तो अब सक्रिय राजनीति में है नहीं, वो अभी तो पता ही है रांची रिम्स में इलाज करवा रहे हैं सजाए हफ्ता चारा घोटाले में। तो लालू यादव जब थे पॉलिटिक्स में सक्रिय, तो हर जाति मजहब के लोगों को बांध कर रखते थे, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सब लोग जुड़े हुए थे। लालू एक ही नेता थे, उनके पार्टी में ऐसा कोई नहीं था कि दलित का कोई नेता था, कुशवाहा का कोई नेता था या मुसलमान का कोई नेता था। लालू ही नेता थे, लेकिन हर तबके के लोग उनसे जुड़े हुए थे, हर तबके का वोट उनको मिलता था। लेकिन लालू यादव के साथ भी ये नहीं रहा, धीरे धीरे टूटने लगा। यानी कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा हो गए, आपने देखा, दलित महादलित के नेता जीतन राम मांझी हो गए। तो इस तरह से सारे जातियों के अलग अलग नेता उभर गए तो राजनीति बदल गई। अब लालू यादव के पास एम-वाई समीकरण मजबूती के साथ रहा, मुस्लिम और यादव, और उसके बुत्ते केवल सरकार बनाना मुश्किल है। जब नीतीश कुमार वहीं चले गए लालू यादव के साथ, तो अति पिछड़ा का वोट जुटा और फिर सरकार बन गई। तो नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ रहेंगे, आरजेडी के लिए बहुत आसान नहीं है लड़ाई जीतना, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया है नया कि उन्होंने हर जाति के बड़े नेताओं को अपने साथ कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लिया, जीतन राम मांझी को लिया, मुकेश सहनी को लिया, लेकिन ये इन नेताओं को लेकर भी उन जातियों के वोट को आकर्षित नहीं कर पाए। वो जातियां नहीं जुट पाई उनसे। तो अगर जुटती तो बीजेपी इतना सीट नहीं जीतती, ये साफ है। तो राजनीति बदल गई है। अब लालू यादव के सोशल जस्टिस का जमाना नहीं है, यानी अब सोशल जस्टिस का नारा दे के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, वो जमाना बदल गया। क्योंकि अब तो पीएम ही कहता है कि मैं अति पिछड़ी जाति का हूँ, तो आप पिछड़ा अगड़ा की लड़ाई लगा के चुनाव नहीं जीत सकते, जो लालू जी के ज़माने में होता था। अगले पिछड़े की लड़ाई होती थी, लालू जी बाजी मार लेते थे। अब तो अगले पिछड़े की लड़ाई ही खत्म हो गई है, क्योंकि मोदी खुद जो पीएम है कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, अति पिछड़ा। तो अति पिछड़ा की अगला पिछड़ा की लड़ाई अब खत्म हो गई है। अब तो आपके साथ जितना वोट बैंक रहेगा उसी पर लड़ाई होगी। तो बीजेपी के पास 30% से ज़्यादा वोट है। नीतीश कुमार जुगाड़ से इतना अपना हैसियत बना चुके हैं कि 16% से ज़्यादा वोट उनको मिलता है। तो आप 30 और 16 जोड़ लीजिए, 46% से ज़्यादा वोट जहाँ हो एक गठबंधन को, वहाँ उसको हरा पाना का बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि और भी तो बहुत पार्टियाँ हैं, वामपंथी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, जीतन राम मांझी हैं, कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी हैं। तो वोटों का डिवीजन होगा। दूसरी तरफ एक मुश्त 46% वोट मिल रहा है, तो उसको कैसे आप हराइएगा? ये चुनौती है। नहीं, ये ठीक है सर कि बीजेपी को नीतीश कुमार की ज़रूरत है, नीतीश कुमार को बीजेपी की ज़रूरत है। लेकिन ये सवाल भी जहन में आता है कि जब लगातार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बार बार ऑफर भी दिया जा रहा था। उससे पहले भी ऑफर दिया जा रहा था। महागठबंधन आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने आपसे बातचीत करते हुए भी ये कहा। तो सवाल यह है कि क्या स्थिति अब तो नीतीश कुमार के लिए और सुनहरा मौका था और स्थिति और सहज स्थिति थी कि वे जाते और उनको बिल्कुल जो सम्मान चाहिए होता, जो बार्गेनिंग कर सकते थे वो कर सकते थे। महागठबंधन में जाकर आरजेडी के साथ जाकर स्थिति और अनुकूल था उनके लिए। तेजस्वी यादव को जिन मुद्दों को आधार बनाकर नीतीश कुमार ने छोड़ा, फिर उनके साथ जाते तो जवाब नहीं सूझता, जवाब देना पड़ता जनता को कि आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर तेजस्वी को छोड़ दिया, फिर आप उसी तेजस्वी के साथ सरकार बनाने के लिए चले गए, फिर आप सीएम होंगे और डिप्टी सीएम होंगे। तो ये आसान काम नहीं है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन नीतीश कुमार इतने कमज़ोर भी नहीं है कि बीजेपी जितना चाहे जैसे चाहे उनको घुमा ले। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इसका एक मतलब है और ख़ास मकसद भी है। मतलब यह है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाना है। आप सुने होंगे कि बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि 2 सीटें जीते थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, फिर भी हमने इस लोकसभा चुनाव में उनको बराबर सीटें दी, 16 सीटें दे दी, बराबरी का समझौता किया। तो कम से कम विधानसभा चुनाव में भी बराबरी का समझौता हो,
यानी कोई बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका में न हो। जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है, जान लीजिए। बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है जेडीयू और ज़्यादा सीटें भी जीता है और अपनी शर्तों पर गठबंधन में रहे हैं। बिल्कुल। तो अब थोड़ा दबाव में बीजेपी उनको लेने की कोशिश कर रही है कि दबाव में आए और बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ें। जब बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो किसी को 2 सीट ज़्यादा, किसी को 2 सीट कम आएगा, और ऐसे में इंडिपेंडेंट रूप से सरकार चलाना मुश्किल होगा नीतीश कुमार के लिए भी, उतना सहज नहीं रह जाएगा। मैंने अपनी शर्तों पर सरकार चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। बीजेपी यही मुश्किल खड़ा करना चाहती है उनके सामने। लेकिन बीजेपी अगर ज़्यादा दबाव बनाएगी तो नीतीश कुमार उतना भी नहीं झुकेंगे जितना वो झुकाना चाहती है। तो उसमें अभी भी खतरा है कि ज़्यादा दबाव बीजेपी बनाएगी तो नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अचानक। लेकिन बहुत कैलकुलेटिव हैं, इतना इमोशन में आकर कोई भावनात्मक डिसीजन लेंगे नहीं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, तो कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। तो कोई रास्ता तैयार करके ही वो बीजेपी को छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो बीजेपी जेडीयू के पक्ष में है। जो गणित है, समीकरण है, वो दोनों के साथ रहने पर ज़्यादा मजबूत है। तो दोनों नहीं चाहते एक दूसरे का साथ छोड़ना, फिर भी दबाव में एक दूसरे पर दबाव भी बनाए रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम अपनी शर्तों पर सरकार चलाएं, फ्री होकर चलाएं, और बीजेपी चाहती है कि हमारा हस्तक्षेप हो, यानी हमारा भी चले सरकार में, और हमारी जो नीतियां हैं, हमारा जो संकल्प है उसमें आप साथ दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो नीतीश कुमार एनआरसी में साथ देने वाले नहीं हैं। 3 तलाक पर उन्होंने विरोध किया, एनआरसी का विरोध कर ही रहे हैं, और धारा 370 का भी विरोध किया ही। तो नीतीश कुमार सिद्धांतों से उस हद तक समझौता नहीं करेंगे जहां उनके सेकुलर क्रेडेंशियल पर बट्टा लगे। देखिए, बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी नीतीश कुमार अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर काफ़ी सजग रहे हैं, कभी उन्होंने समझौता नहीं की। और दंगा जब भी हुआ, आप देखोगे बिहार में सांप्रदायिक तनाव हुआ तो बीजेपी के नेता पहुंच गए, उनके घर जिन पर आरोप था दंगा का, मंत्री तक पहुंच गए और नीतीश कुमार को चिढ़ाने की कोशिश की, ये कहकर कि पुलिस निर्दोषों को फंसा रही है। लेकिन नीतीश कुमार पीछे नहीं हटे, जो कार्रवाई होनी थी हुई, जो कार्रवाई करना चाहते थे उन्होंने किया। तो सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नीतीश कुमार नहीं करेंगे, और शायद यही वजह है कि अल्पसंख्यक का भी रुझान नीतीश कुमार की तरफ बढ़ा है। आप देखिए, आरजेडी के बड़े कदावर नेता थे फातमी, दरभंगा के अली अशरफ फातमी, दरभंगा मिथिलांचल के बड़े नेता हैं। वो अब जेडीयू के साथ करीब आते जा रहे हैं। उनका बेटा जेडीयू से चुनाव लड़ने वाला है, आप जान लीजिए, और वो जेडीयू और बीजेपी के लिए भी प्रचार भी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। इस तरह से जो अल्पसंख्यक नेताओं का रुझान जेडीयू की तरफ बढ़ रहा है, ये भी खतरे की घंटी है आरजेडी के लिए। भाई, अल्पसंख्यक जब देखेंगे कि लालू यादव की पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, शिकस्त दे सकती है, तो एकजुट होकर उनका साथ दे सकती है। लेकिन जब उनको लगेगा कि इनकी सरकार बनेगी ही नहीं, ये बीजेपी का मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे, तो उसमें विघटन होगा, बिखराव होगा। और कुछ लोग नीतीश के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार भाई बीजेपी के साथ रहते हुए भी कम से कम अपनी शर्तों पर सरकार तो चलाते हैं, बीजेपी को मनमानी नहीं करने देते, और हमारे हितों के साथ समझौता नहीं होता है। तो ये सब फायदा नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आश्वस्त रहिए, मुझे नहीं लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों अलग होंगे। अलग तभी होंगे जब बीजेपी बहुत ज़्यादा दबाव देने की कोशिश करेगी नीतीश कुमार पर, बहुत झुकाने की कोशिश करेगी। नीतीश कुमार थोड़ा बहुत झुक सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, क्योंकि उन तेजस्वी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। नहीं तो थोड़ा भी समझौता ना करें, वो तेजस्वी के साथ आज जाएं, आज सरकार बना ले, बात समझिए। तो तेजस्वी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी इतना नाटक कर रही है या दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर। लेकिन वो दबाव किस हद तक बना पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। महागठबंधन का क्या भविष्य होगा सर? क्योंकि आज तो आप ही से बातचीत करते हुए बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बम फोड़ दिया, और तो अब स्पष्ट कर दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक तरफ तो अब एनडीए इंटैक्ट दिख रहा है अमित शाह के बयान के बाद, बाहर से तो दिख रहा है, अंदर से कितना है पता नहीं। और उपचुनाव में भी इंटैक्ट ही दिखा है हर जगह पर, जो नतीजा आएगा वो चौंकाने वाला होगा। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन बिखराव के कगार पर है। उपचुनाव में ही जीतन राम मांझी आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुके हैं, मुकेश सहनी आरजेडी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो बिखराव है। उपेंद्र कुशवाहा चुपचाप बैठ गए हैं, उन्होंने न सीट मांगा, न चुनाव लड़े और न किसी का प्रचार किया, चुपचाप बैठ गए हैं। तो और कांग्रेस के लिए तेजस्वी ने प्रचार नहीं किया, कांग्रेस ने तेजस्वी के लिए प्रचार नहीं किया, जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगा, तेजस्वी ने नहीं मांगा उनके लिए, कैसे मांगे? 4 सीट पर उनके उम्मीदवार हैं, तो जीतन राम मांझी के लिए वोट कैसे मांगे तेजस्वी की रणनीति ठीक है कि आप भाई, आपको ज़्यादा घमंड है कि आपके पास वोट है ज़्यादा, तो अकेले चुनाव लड़ के देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इनकी औकात
का पता चल जाए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेंगे। लेकिन इससे बिखराव का खतरा पैदा हो गया है। आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं, क्या करेंगे कोई नहीं जानता। मुकेश सहनी, नई पार्टी है उनकी, जहां बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा जा सकते हैं, उनके बारे में भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। और जहां तक माझी का सवाल है, जो पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी के साथ खड़े दिखते थे, अब वो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे काशीराम की तर्ज पर, और अपनी पार्टी को मान्यता दिलाना है। 1% से ज़्यादा वोट ला दिए तो हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाएगी। तो उनकी अलग सोच है। वो चाहते हैं कि जो काशीराम ने जगह बनाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो बिहार में हम बना सकते हैं, अकेले लड़ेंगे तब। तो जीतन राम मांझी का जो मंसूबा है कि अकेले चुनाव मैदान में उतर जाना है, तो फिर महागठबंधन में बचेगा कौन? आप समझिए, महागठबंधन भी बहुत जब कमजोर दिखेगा तो जो दूसरे घटक दल हैं वो भी विचार करेंगे। और बीजेपी की कोशिश भी है कि जो छोटे दल हैं उनको साथ और 3 मर्जर कर तो लिया ऐसे जाए। हैं, वीआईपी पार्टी, रालोसपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वो पहले से बीजेपी के साथ रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने तो कह दिया सिटी पोस्ट से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी 3 शर्त उनकी मान लेगी तो उसके साथ चले जाएंगे। यानी बीजेपी से बहुत परहेज नहीं है, बशर्ते उनकी 3 शर्त मान ले। 3 शर्त क्या है उन्होंने बताया ही। न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू होना चाहिए, ठीक है, और भी एक मांग है उनकी, 3 मांग है। तो बीजेपी मान ले तो साथ चले जाएंगे। तो क्या दिक्कत है? बीजेपी कह देगी हम मान लेंगे, आप आइए साथ। बीजेपी तो कोशिश कर रही है ना कि जो छोटे दल हैं उनको खत्म कर दिया जाए, उनको साथ मिला लिया जाए। तो ये कोशिश चल रही है। तो बीजेपी कितनी सफल होगी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मानकर चलिए कि मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि देश का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव है। और लालू यादव को भी नज़रअंदाज करना मुश्किल है। लालू यादव के साथ अभी भी यादव दिल से जुड़े हुए हैं, मुसलमान साथ खड़े दिख रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी हल्के में नहीं ले सकते आप। तो लड़ाई दिलचस्प होगी, लेकिन जब तक नीतीश बीजेपी एक साथ हैं, लड़ाई जीतना मुश्किल होगी। तो लड़ाई जितना मुश्किल होगा बिहार के तमाम राजनीतिक समीकरणों पर, तमाम सवालों पर, और अमित शाह के बयान के बाद जो बिहार की राजनीति बदली है उस बदलाव पर हमने बातचीत की अपने वरिष्ठ सहयोगी से। और सियासत के तमाम जो समीकरण हैं, तमाम हालात हैं बिहार की राजनीति के, 2020 के बाद की तस्वीर और 2020 से पहले की तस्वीर क्या हो सकती है, उन तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की और अपने वरिष्ठ सहयोगी के जरिए हमने आपको समझाया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, ये डिबेट अच्छा लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज़ भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।